दोस्तों, मेरा नाम एब्डिल स्टेलवॉट है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुस्मिता है। अभी हमारे रिलेशनशिप को 11 साल हो गए हैं। जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। और ये घटना आज से 5-6 साल पहले की है। मेरी गर्लफ्रेंड का घर मेरे घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और ठीक मेरी गर्लफ्रेंड वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वो हर शाम को ट्यूशन जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो ट्यूशन से वापस घर जा रही थी कि तभी उसको जैस्मिन फ्लावर की बहुत तेज खुशबू आई और उसी वक्त अचानक एक कोल्ड ब्रीज उसकी बॉडी को टच करके चली गई। उस वक्त उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसी रात जब वो पानी पीने के लिए उठी तब उसको लगा कि दरवाजे के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा है, वो भी पूरा ब्लैक कपड़े पहने हुए। उसने एक टोपी भी पहनी थी। देखकर लगता था जैसे वो उसी को देख रहा है। उसने तुरंत अपने हाथों से आंख मली और देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने ठीक पानी पिया और चुपचाप सो गई। दोस्तों, इसके अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर जैसे ही रात हुई तो सोते वक्त उसको ऐसा लगा जैसे उसकी चादर किसी ने खींची हो। ऐसा 2-3 रातों में हुआ था। और तो और रातों को उसने ये महसूस किया कि कोई उसे गलत तरीके से टच कर रहा है और वो साया ब्लैक कपड़े में उसे हर रोज दिखने लगा। वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। इसी वजह से उसकी हेल्थ भी डाउन होने लगी। दोस्तों, 15-20 दिन ये सब सहने के बाद फाइनली मुझे उसने ये सारा किस्सा बताया। अब मुझे बचपन से एक वरदान भी मिला था कि अगर मैं सच्चे दिल से घुटने टेक कर जीसस से प्रे करूं तो हर बार वो मेरी बात सुनते थे। दूसरे की परेशानी उसके ऊपर से हट जाती थी। हाँ, पर एक बात थी कि वो परेशानी मेरे ऊपर आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाती थी। तो ठीक जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इन सब के बारे में बताया तो ठीक मैंने उसी रात को रो रो कर उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। प्रेयर करते समय मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो यकीन मानिएगा मैं बिना कपड़ों के बैठा था। उस वक्त मैं नमक और जलते हुए कैंडल के बीच में था और ठीक मेरे फोन में सुष्मिता को वीडियो कॉल लगा हुआ था। मैंने वीडियो काटा और आंखें बंद करके दोबारा प्रेयर करना स्टार्ट किया। उस वक्त अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि रुको। जब मैंने आंखें खोली तो मैं घर के सामने वाले अपार्टमेंट के, जो कि 6 से 7 फ्लोर का था, उसकी छत के किनारे खड़ा था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो मैं वहां से सीधा नीचे गिर जाता। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते हुए वहां से नीचे उतरा। मैंने घर जाके प्रेयर खत्म की, जिसकी अगली रात सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने जल्दी से ये पूरी घटना चर्च के फादर को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि सुष्मिता की छाया कमजोर है, लेकिन तुम्हारी छाया बहुत स्ट्रांग है, जिसने उसकी छाया को प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक सब कुछ नॉर्मल है और तो और अब हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एब्डिल स्टेलवॉट की कहानी। इनकी कहानी वाकई सबसे अलग थी और जो कुछ भी इन्होंने बताया बड़ा ही दिलचस्प लगा। मैं अपनी ओर से इनको जल्द ही शादी की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरे बड़े पिताजी की है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, और मेरे पिताजी जिस स्कूल में पढ़ते थे वो विदिशा में है, और तो और वो अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है। एक दिन पिताजी का स्कूल में नाइट स्टे था, तो बड़े पिताजी और उनके दोस्त सब के सब मस्ती कर रहे थे। उनमें से उनके एक दोस्त ने उनको कहा कि अपने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में भूत है। लेकिन दोस्तों, ये बात बड़े पिताजी को पता थी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पता है कि यहाँ भूत है। उनके दोस्त ने उनसे और बाकी लड़कों से कहा कि सब उस फ्लोर को जाकर चेक करते हैं कि सच में वहां कोई भूत है या फिर सब अफवाहें उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बड़े पिताजी को मिलाकर वो लोग कुल 6 लोग थे। तो ठीक सब लोगों के सो जाने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ निकले। सबके सब उस समय बच्चे ही थे। सभी बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आपस में एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे। चारों तरफ एकदम अंधेरा था। कीड़ों के चरचराने की आवाज आ रही थी। उसी वक्त चलते चलते सबसे आखिरी में जो चल रहा था उसका किसी ने हाथ पीछे की तरफ खींचा। एक बार को तो उसे लगा कि शायद उसके किसी दोस्त ने खींचा होगा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा तो उसके आगे चलने वाले लड़के ने कहा कि आखिर में तो तू ही चल रहा है, तो हम में से कौन खींचेगा? शायद तुझे वहम हुआ होगा। दोस्तों, उस फ्लोर में लाइब्रेरी भी थी
तो जो लड़का सबसे आगे चल रहा था उसने लाइब्रेरी के अंदर देखा। यकीन मानिए, उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया। वो उस वक्त एकदम जम सा गया। उसे ऐसा करते देख सबने उसी ओर देखा तो सब के सब यकीन मानो एकदम बहुत डर गए। दोस्तों, बड़े पिताजी बताते हैं कि उन्होंने एक लड़की को देखा जो फांसी में झूल रही थी। उस वक्त जो लड़का आखिरी में था वो बहुत जोरों से चिल्लाया, मानो सबकी नींद टूटी हो। सभी बड़ी तेजी से भागे। उन सबके चिल्लाने की आवाज से बाकी बच्चे और टीचर भी जाग गए। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। उन्होंने तुरंत टीचर को सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर बाकी के लोग भी डर गए। टीचर ने सभी बच्चों को उसी समय अपने अपने घर भेज दिया। फिर अगले दिन मेरे बड़े पिताजी ने स्कूल की हिस्ट्री पता की तो उन्हें पता चला कि उस स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जो कि 12th क्लास में थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की का अफेयर वहां के एक टीचर से था। उस टीचर ने लड़की का गलत फायदा उठाया था और उसे धोखा दिया। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुका, उसने बदनाम भी कर दिया। बस इसी वजह के कारण उसने फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी में, जहां कोई आता जाता नहीं था, वहां उसने फांसी लगा ली। तो दोस्तों, यही थी कहानी जो कि मेरे बड़े पिताजी ने मुझे सुनाई थी। और ठीक ये कहानी तब की है जब वो स्कूल में पढ़ते थे। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे पास 6 कहानियां और हैं जो कि मेरे परिजनों ने मुझे सुनाई है। समय मिलते ही मैं जल्द ही भेजूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आदित्य श्रीवास्तव की कहानी। अब इनके बड़े पिताजी ने सुनाई है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी ही। बाकी आपको जो भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैंने इस चैनल के लिए पहले भी स्टोरी दी है। उम्मीद करता हूं सबको वो कहानियां पसंद आई होगी। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं महेश भाई को करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी 2 कहानियां अपने चैनल पर अपलोड की। साथ ही ये घटना मेरी माँ के साथ हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र कम थी। माँ एक बार आम के बाग में आम तोड़ने गई थी। वो महीना जून या जुलाई का रहा होगा। माँ आम तोड़ने के चक्कर में इतनी खो चुकी थी कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है किसी चीज का ध्यान नहीं था। लेकिन वो ऐसा कब तक करती। तब उन्होंने गौर किया कि एक आदमी जो कि इतनी चिलचिलाती धूप में कंबल लपेटे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। माँ ने जब उसको आवाज लगाई तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। माँ धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगी। माँ के गांव में एक नदी है और माँ को पता है कि कौन सी जगह पर ज्यादा पानी है और कौन सी जगह पर कम पानी है। दोस्तों, तभी वो आदमी भागकर उस जगह जाकर कूद गया जहां पर बहुत गहरा पानी होता है। माँ ने ऐसा देखा तो वो भागकर आम के बाग में गई। उन्होंने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा तो कहने लगी कि चाचा, उधर एक आदमी डूब गया है जो कि कंबल लपेटे हुए था। दोस्तों, कहीं ना कहीं चाचा को यह पता चल गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। चाचा ने माँ को तुरंत कहा कि बेटा, अभी तुम घर जाओ, इस बारे में किसी को भी मत बताना और हो सके तो मंदिर में जाकर हाथ जरूर जोड़ना। दोस्तों, इसके बाद माँ घर चली गई। तकरीबन 3 दिन तक माँ को बार बार वही सपना आता रहा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही थी ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमित की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैजी राजपुरोहित है। मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं आपकी कहानियां हर रात सुनता हूं। मेरे पास भी गांव की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मेरे ही गांव की है। मैं धीरे धीरे आपको भेजता रहूंगा। पर खैर, बात नए साल की है, न्यू ईयर की, जब मैं अपने गांव गया था, यही कोई कुछ दिन रुकने के लिए। वैसे मैं साल में 1-2 बार गांव चला जाता हूं, सिर्फ माता पिता के बुलाने पर। मुझे गांव आए हुए 5 दिन हो चुके थे। उस वक्त मेरे नाना जी का कॉल आया मेरे नैनीहाल से। उन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा इधर भी आना, बहुत साल हो गए हैं। दोस्तों, मैंने नाना जी से कहा कि आज ही आऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं उस दिन इतना बिजी था कि घर का काम करते करते शाम के 7 बजे फ्री हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नैनीहाल के लिए रवाना हो जाता हूँ।
मैंने माँ से कहा कि मैं नैनीहाल जा रहा हूं। माँ ने कहा कि सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं, अभी ही चला जाता हूं, मैंने उनसे बोल दिया है। और वैसे भी मेरे पास बाइक भी तो है, क्यों ना मैं उसी में चला जाऊं। माँ ने जब ये बात पिताजी को कही तो पिताजी ने डायरेक्ट मना कर दिया। कहने लगे कि इस टाइम जाने से अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि वो रास्ता रात के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से रात भी हो चुकी है। वो जगह यहां से बहुत दूर है, कम से कम 100 किलोमीटर। मेरी बात मान, सुबह चले जाना। दोस्तों मैं जिद करता रहा। फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है जा, लेकिन बीच में कहीं पर भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर रास्ते में गलती से गाड़ी खराब हुई तो मामा को कॉल कर देना। दोस्तों इतनी बात होने के बाद मैं वहां से रवाना हो गया। मैंने हाईवे वाला रास्ता लिया था। मैं तकरीबन 8 किलोमीटर आगे आ चुका था, लेकिन हाईवे मेरे नैनीहाल तक नहीं जाती थी, क्योंकि नैनीहाल से पहले तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक कच्चा रास्ता पड़ता है। पहुंचते पहुंचते मैंने कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी डाल दी। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस टाइम मैंने रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं देखी, पर लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त जा रहा था। घर अब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था। रास्ते में खड्डे बहुत थे, इसलिए मुझे गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही थी। चलते वक्त मैंने रास्ते में देखा कि कोई गाड़ी रोकने के लिए हाथ दे रहा है। दोस्तों उस समय मुझे ये बिल्कुल याद नहीं आया कि पिताजी ने मुझे गाड़ी रोकने को मना किया था। लेकिन जब मैं उस इंसान के पास पहुंचा तब मैंने पाया कि ये तो कोई बूढ़ा इंसान है। उसे देखकर मैंने गाड़ी रोक दी। लगा शायद इसे थोड़ी आगे ही जाना होगा। मैंने उनसे कहा कि बैठ जाओ बाबा। वो चुपचाप बाइक पर आकर बैठ गया। मैंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने सीधा मेरे नैनीहाल का ही नाम बताया। मैंने तुरंत जवाब दिया कि अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बाबा ने कहा किसके वहाँ जा रहे हो। मैंने अपने नाना और मामा का नाम बताया। लेकिन बाबा ने कहा कि अच्छा, उनके वहाँ जा रहे हो, तेरे नाना तो मेरे बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे मामा को भी जानता हूँ। मैंने कहा आप रहते कहाँ हैं। उन्होंने कहा मैं तो किसान हूँ बेटा। दोस्तों मेरा नैनीहाल आ ही गया था। हम ठीक नैनीहाल के गांव में घुसने ही वाले थे कि तभी बाबा ने कहा कि बेटा मुझे यहीं पर उतार दे। मैंने कहा यहाँ पर क्यों, गांव तो अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा यहीं तक काम था। इसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं कहा। मैंने बस ठीक है बाबा कहा। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा तेरा दिल साफ है, तू जा, आराम से चला जा। दोस्तों इसके बाद मैं सीधा निकल गया। जब मैं नानी के पास पहुंचा तो नानी खाना बना रही थी। थोड़ी ही देर में जब खाना थाली में परोसा गया तो मैं अपने मामा के साथ बैठा था। खाते खाते मैंने मामा से कहा कि मामा, रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिला था जो आपको और नाना जी को जानता था। कहने लगा कि नाना जी के बचपन का दोस्त है। मामा ने मुझसे पूछा अच्छा, क्या नाम था उसका। मामा ने इतना कहकर नानी को आवाज लगाई। नानी जैसे ही आई तो मामा बोलने लगे कि ये देखो इसको, किसका नाम बता रहा है। मैंने कहा क्यों, इस नाम में ऐसा क्या है। मामा और नानी ने मुझसे कहा कि पूरी बात ठीक से बता। मैंने पूरी बात बताई और लास्ट में नाम भी बताया। तो नानी ने मुझे कहा कि उस इंसान को मरे हुए 9 साल हो चुके हैं। दोस्तों जब नानी ने यह बात बोली तो मैं जैसे कि तैसे ही बैठा रहा, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एकदम चुपचाप शांत। मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार उसने मुझसे बात की है। लेकिन कुछ देर बाद नानी ने मुझसे दोबारा कहा कि वो इंसान कई लोगों को दिख चुका है, लेकिन जिस जिसको दिखता है उनकी मौत हो गई है। और तो और उस रास्ते में कईयों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो कोई इंसान नहीं था, वो उसकी आत्मा थी। उस इंसान को 4 लोगों ने मिलकर मार दिया था, जो कि 4 चोर थे। वो ठीक उसके घर पर चोरी करने आए थे और वो इंसान बाहर ही खेत में रहता था। बस इसी घटना के बाद से वो सबको इसी तरह दिखता है। दोस्तों मेरी नानी हमारी कुलदेवी की पूजा करती थी। उन्होंने मुझे तुरंत ही धागा बांधा और तिलक भी लगाया। साथ ही ये भी कहा कि उसने तुझे कुछ कहा था। मैंने कहा हाँ, उसने मुझसे कहा था कि तेरा दिल साफ है। बस इतना ही कहा था। दोस्तों मुझे आज भी वो दिन याद करके बहुत डर लगता है। उस रात के बारे में सोचता हूं तो शरीर सहम जाता है। मैं तो उस रास्ते रात को क्या दिन में जाने से भी डरता हूं। दोस्तों अगर आप इस कहानी पर कमेंट करते हैं
तो मैं आपको आगे और बड़ी कहानी भेजने वाला हूं, जो कि एक चुड़ैल की कहानी है। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राजपुरोहित जी की कहानी। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए, कोई ऐसा इंसान आपको रास्ते में मिले जो कि पूरे इंसान की तरह है, आपसे बातें करता है, आपके साथ चलता है, बैठता है, हर चीज करता है। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं और उस इंसान का जिक्र करते हैं, जब सामने से इस तरह का जवाब मिलता है, तो सोचिए वो पल कितना भयानक होता होगा। खैर, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डेली महेश सर की कहानियां सुनता हूं। मेरा नाम रोहित है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में रहता हूं। दोस्तों, मैं अपने साथ बीता एक सच्चा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह बात आज से 2 साल पहले की है, जब लॉकडाउन खुला ही था। उस वक्त सभी कॉलोनी वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें कहीं घूमने चलने के लिए कहा गया था। सब में आपस में बातचीत करने के बाद यह तय हुआ कि हम छत्तीसगढ़ के फेमस बेस्टर में घूमने जाएंगे, जो कि रायपुर से 6 घंटे की दूरी पर है। दोस्तों, पूरी कॉलोनी वालों के जाने के लिए गाड़ी और खाना सबरी कॉलोनी की एक एसएसपी मैडम ने अरेंज करवा दी। पर खैर, पहले दिन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हमने अपना सारा लगेज पुलिस मैस में रखकर सब लोग तामड़ा घूमर फॉल गए, जहां पर यह सब शुरू हुआ था। दोस्तों, उस फॉल को ऊपर से ही देखना पड़ता है, क्योंकि उसके नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त मैं पानी में घुसकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी हमारे कॉलोनी के एक भैया ने कहा कि चल आगे चलकर देखते हैं कितना गहरा है। वैसे ऊपर से गिरता हुआ फॉल का पानी ज्यादा गहरा नहीं था, पर आगे बढ़ते बढ़ते उन भैया का पैर कोई नुकीली चीज पर लग गया। इसके बाद हम सबके सब बाहर निकले। भैया ने थोड़ी देर आराम किया और फिर हम छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस चित्रकूट वाटरफॉल गए। वहां पर जाने पर उस वक्त पाबंदी लगी थी, लेकिन एसएसपी मैडम ने हमारे लिए वो जगह ओपन करवाई थी। पूरे चित्रकूट हॉल में हमारी कॉलोनी के अलावा वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। हम सब उस वक्त नीचे गए और खूब मजे किए। हमने वहां पर भी नहाया। उस समय पानी का लेवल भी कम था, तो हम सब आराम से नहा पा रहे थे। इसके दूसरे दिन जब हम खा पीकर वहां से दोबारा निकले कहीं और घूमने के लिए, तब हम तीरथ नगर वाटरफॉल गए। वहां से नहाने के बाद हमने कपड़े चेंज किए और कोल माइन देखने गए, जो कि जमीन से बहुत ऊपर था। हमने वहां पर डायनामाइट का एक्सप्रेशन भी सुना। फिर इसके बाद हम सब मैच में वापस आ गए। इसके बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि वहां के एक सर्वेंट ने कहा कि जहां सब बच्चे सो रहे हैं, उस कमरे से रात को कोई बाहर मैच में आधी रात में करीब 2 घंटे तक घूम रहा था। उसने मेरी आवाज देने पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। दोस्तों, सर्वेंट की बात सुनकर एसएसपी मैडम ने कहा कि मैं पूछती हूं कि वहां कौन है। एसएसपी मैम ने सबसे पूछा कि कल रात को तुम में से कौन बाहर घूम रहा था। हम सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे, किसी को कुछ भी मालूम नहीं लगा और सबके सब सोने चले गए। दोस्तों, इसके दूसरे दिन जब रात को सब लोग सो रहे थे, तो मैंने आधी रात को नोट किया कि मेरे बाजू में भैया दिख नहीं रहे थे, जो कि हमारे साथ पानी में गए थे। मैं उनको देखने के लिए वॉशरूम तक गया, पर वो वहां पर भी नहीं थे। मुझे लगा शायद अपनी माँ के पास कुछ सामान लेने गए होंगे, लेकिन इतना सोचकर मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सो के उठा, तो सर्वेंट ने फिर से एसएसपी मैडम को बताया कि कल रात फिर कोई आधी रात को घूम रहा था, और मेरे बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैं उसकी तरफ गया, तो वो मैच छोड़कर गार्डन में चला गया। वो ऐसा करने के बाद पूरा मैच घूम रहा था। दोस्तों, मैडम नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कोई बच्चा ऐसा क्यों करेगा। उन्होंने सर्वेंट से माफी मांगी और हम सब घर निकलने के लिए अपना सामान पैक करके मैच छोड़ दिए। लौटते वक्त आखिरी जगह जो हमने डिसाइड की थी, वो था माता का मंदिर, जिसका नाम धामतेश्वरी है। वो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। करीब 300 साल पुराना मंदिर है वो। और उस वक्त लॉकडाउन खोला ही था, तो मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन दिनों सबको आराम से दर्शन मिले। लेकिन वो भैया मंदिर के पास आते ही उल्टी करने लगे। वो मंदिर के अंदर जाने से मना भी कर रहे थे, पर उनकी माँ जबरदस्ती उन्हें मंदिर में ले गई। दोस्तों, वो जैसे ही मंदिर में घुसे तो उनको पकड़ा हुआ था
वो बहुत चिड़चिड़े से हो रहे थे। वो एकदम से अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद वहां का मुखिया पंडित समझ गया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने माता के ऊपर से चुनरी हटाई और सीधा भैया के ऊपर डाल दी और कई सारे मंत्र एक साथ पढ़े। इसके बाद जैसे ही वो भैया शांत हुए तो पुजारी जी उन्हें अंदर ले गए। पुजारी ने उनके अंदर का प्रेत उनसे निकालकर अलग किया। बाद में कहने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद इन्होंने कोई काले जादू की चीजों पर पैर रख दिया होगा, जिस वजह से वो प्रेत इनसे लिपट गया। वो इस पर पूरी तरह काबू कर पा रही थी। दोस्तों, तब मुझे याद आया कि हाँ, जब हम पहले दिन उस फॉल के पानी में गहराई में गए थे तो उनके पैर में उस वक्त कुछ हुआ था। मैंने ये बात पंडित जी को बताई तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का बैस्टर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जितना लोकप्रिय है उतना ही काला जादू के लिए मशहूर है, जहां पर विभिन्न गांवों में काला जादू सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ खत्म होने के बाद सब के सब गाड़ी में बैठे और घर के लिए रवाना हुए। दोस्तों, यही थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। मैं महेश सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इस कहानी को, क्योंकि मुझे उनकी हर कहानी अच्छी लगती है, मैं रात को सोने से पहले आपकी कहानियाँ ज़रूर सुनता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कहानी को जल्द ही सुनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। उन्होंने किस तरह अपनी जर्नी के बारे में बताया आपके सामने। आप उनकी कहानी को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अब वक्त हो चला है हमारे आज के छोटे किस्से का। उसे सुनाए मैं अपनी आवाज़ को भी विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। ये कहानी मैं अपनी वाइफ की तरफ से बताना चाहता हूँ। मेरी वाइफ का नाम शगुन है। इस बात को तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। हम उस वक्त जिस जगह पर रहते थे वो घर आधा खुला हुआ था और उसके सामने लेफ्ट साइड में एक प्लॉट था। जब मेरी वाइफ रात को वॉशरूम के लिए गई तो उसने उस प्लॉट में जो पेड़ था उसे बहुत तेज तेज हिलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई काट रहा हो। पर जब उसने बैल्कनी में जाकर देखा तो पाया कि एक आरी उस पेड़ को काट रही थी। लेकिन दोस्तों, वहां पर कोई नहीं था। पेड़ थोड़ी ही देर बाद कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। उस वक्त मेरी वाइफ को एक आवाज आई जिसने मेरी वाइफ से कहा कि चली जाए यहां से और आगे से यहां पर कूड़ा मत फेंकियो। दोस्तों, ये सब देख और सुनने के बाद मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह डर गई। उसने वहां से तुरंत जाना ही बेहतर समझा। उस रात के बाद अगली सुबह उसने ये सब बात सबको बताई तो बाकी लोगों ने भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। कई लोगों ने एक औरत को वहां घूमते देखा है जिसके एक हाथ में आरी और दूसरा हाथ कटा हुआ था। और तो और उस प्लॉट को खरीदने के लिए कई लोग भी आए पर वो बिका नहीं। दोस्तों, ये चीजें और लोगों के साथ भी हुई। सबने धीरे धीरे वहां से घर खाली कर दिए। यकीन मानिएगा, अब भी उस गली में वो कई लोगों को दिखती है। बस इतनी ही थी ये कहानी। अगर ये कहानी आ जाती है तो मैं अपने साथ बीती और कहानियां भी सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।